हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये पहला वीडियो है इस टॉपिक पे। 2-3 वीडियोस और आएंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक जो है लंबा टॉपिक है। तो 2-3 वीडियोस में वो पूरा कवर कर लेंगे हम। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंपल अगर हम कहें कि रिफॉर्म्स क्या है, चेंज, इम्प्रूवमेंट। किसी भी चीज़ में जब हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं या चेंज लाते हैं, चेंजिंग करते हैं थोड़ी सी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको रिफॉर्म बोलेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म इज डिफाइंड एज द चेंजेस इंट्रोड्यूस by the government to bring improvement in the economy of a country through various reforms and policies। अब क्या बोलता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। किसमें? पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, या वेरियस जो भी पॉलिसीज़ एक्स्ट्रा होती है उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो चेंजेस लाती है गवर्नमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमी में इंडिया लॉन्च सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स in response to fiscal and balance of payment crisis on July 23rd 1991। हम क्राइसिस हुए थे इंडियन इकोनॉमी में कब? 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। जैसे फिजिकल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमारा क्या, जो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, या हम इसे सिंपल कहेंगे एक स्टेटमेंट होती है ऑल ट्रांजैक्शंस की, जो एक कंट्री जो है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रांजैक्शन करती है, उनका रिकॉर्ड जो है वो कौन किस में होता है या कौन रखता है? वो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब इन क्राइसिस के रीजंस क्या थे? रीज़न क्या थे इन क्राइसिस के, वो हम नीचे डिस्कस करते हैं थोड़े से। जैसे the origin of financial crisis can be traced from inefficient management of the Indian economy in the 1980s में। अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट किसकी? इंडियन इकोनॉमी में। कैसे? क्योंकि उस टाइम क्या था, हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो थे वाज मोर देन इट्स इनकम। ये इसमें तो कोई भी ये कर सकता है कि जैसे हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएं, हमारे क्या हो जाएं? हमारे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएं? एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम, तो इकॉनमी क्या चली जाती है? डेफिसिट में। किस में चली जाती है? डेफिसिट में। तो जब ऐसा हुआ 1980s के टाइम, तो इकॉनमी किस में चली गई? डेफिसिट में। डेफिसिट में चली गई। देन अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अगर हमारी इनकम कम हो एक्सपेंडिचर से तो क्या होगा? फिर क्या करेगी गवर्नमेंट ने क्या किया? जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गई, गवर्नमेंट ने उधार लेना शुरू कर दिया, है ना। गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस द डेफिसिट फ्रॉम बैंक्स एंड आल्सो फ्रॉम पीपल विद इन द कंट्री फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहता फिर जब ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट ने उधार लेना शुरू कर दिया, बोरो करना शुरू कर दिया। क्यों? ये डेफिसिट हुआ, इसको पूरा करने के लिए। किस किस से उधार लेना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने उधार लेना शुरू कर दिया बैंक से, कंट्री के लोगों से, एंड देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से शुरू कर दिया बोरो करना। किसने? कंट्री को। किसके लिए? जो डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए। देन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट प्रॉब्लम्स लाइक, अब ऑब्वियसली डेफिसिट चल रहा था तो एम्प्लॉयमेंट पीक पे थी, पॉवर्टी चल रही थी, एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो मेन कारण था वो था पॉपुलेशन का।
पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। अब तो रेवेन्यू ही बहुत कम था, कोई चांस ही नहीं था कि उस टाइम कहीं और से वो रेवेन्यू जनरेट करते, उनको पैसा मिलता किसको, गवर्नमेंट को, क्योंकि कोई दूसरा सोर्स ही नहीं था एक्सेप्ट टैक्सेशन के सिवा। गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा सोर्स नहीं था जिससे रेवेन्यू क्या हो सके, जनरेट हो सके। तो क्या था, नो जनरेशन ऑफ एडिशनल रेवेन्यू इवन वाया टैक्सेशन। कहता है कि टैक्सेशन के सिवा गवर्नमेंट के पास क्या नहीं था, कोई सोर्स नहीं था कि जहाँ से उनको इनकम मिलती। इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाज नॉट वेरी हाई टू मीट ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। कहता पब्लिक सेक्टर्स के पास भी इनकम पैसा उतना था नहीं कि जो मीट कर सके एक्सपेंडिचर, जो ज़रूरत पड़ी थी उस टाइम खर्चा करने की, उसको पूरा कर सके। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बोरोड फॉरेन एक्सचेंज एंड स्पेंट द मनी ऑन मीटिंग कंजप्शन नीड्स। जो कंजप्शन नीड्स, जो ज़रूरत थी उस टाइम, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने फॉरेन एक्सचेंज बोरो करना शुरू कर दिया दूसरी कंट्रीज से। इन लेट 1980s, कहते हैं लेट 1980s में क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगेंस टू एक्सीड। कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गए इट्स रेवेन्यू बाय सच लार्ज मार्जिन दैट मीट्स एक्सपेंडिचर थ्रू बोरिंग कैम बिकेम अनसस्टेनेबल। कहता है कि जब खर्चे ज़्यादा होना शुरू हो गए तो लेकिन रेवेन्यू क्या था, कम था, और उस उतने से कम पैसे से वो खर्चे पूरे करना ये सस्टेनेबल अनसस्टेनेबल हो गया था। अब कि ये कोई बात ही नहीं बन रही थी। फिर क्या हुआ कि उस टाइम जब ऐसा होने लगा तो कुछ चीज़ें, मतलब देयर वाज अ शार्प राइज इन प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स जो ज़रूरी गुड्स थे उस टाइम, एसेंशियल गुड्स कौन से, जो हमारे खाने पीने वाली चीज़ें थी, उनकी क्या हो गई, प्राइस बढ़ गई। ये ऑब्वियस है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि डिमांड कैसे ज़्यादा हुई, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था उस टाइम, तो ज़्यादा एसेंशियल गुड्स की क्या डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गई उनके। तो जब अपनी कंट्री में क्या हुआ कि प्राइस ज़्यादा बढ़ गई चीज़ों की, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंपोर्ट ग्रीव एट ए वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। कहता है कि ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया बगैर किसी मतलब बगैर मैच किए हुए एक्सपोर्ट, क्योंकि जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस में हो तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बैलेंस में रहती है। अगर हमारा क्या हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, अगर एक कंट्री को सरप्लस में रहना है तो उसको क्या करना है, उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट कम करना है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, यही कारण थे, कुछ और भी थे, जैसे ये इराक वार हुई थी। क्या हुई थी, इराक वार हुई। इराक वार हुई थी हमारी कब, 1991 में। 1991 में इराक वार हुई, जिसका रिज़ल्ट क्या रहा, जिसका रिज़ल्ट ये रहा था कि जो प्राइसेस थी पेट्रोल की प्राइसेस क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। इराक वार की वजह से क्या हुआ, जो गल्फ कंट्रीज़ फ्लो था उनकी करेंसीज का, वो क्या था, वो बंद हो गया था। देन ये जो पेट्रोल की प्राइसेस जो थी वो बढ़ गई थी, किसके कारण की वजह से, इराक वार की। ये भी 1991 के टाइम की बात है, तो ये भी एक कारण बनी थी किसकी, क्राइसिस की। फिर फॉरेन एक्सचेंज गिर गया था, एक्सचेंज रिजर्व वो गिर गए थे। तो काफ़ी और भी रीज़न थे किसके, क्राइसिस के। देन फिर हमारी आई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू होगी। तो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, नई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, अच्छा, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हेडेड बाय पीवी
नरसिम्हा राव टुक ओवर इन जून 1991। 1991 में नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आ गई। देन उस टाइम उन्होंने अपॉइंट करा किसको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि इकॉनमी को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए मनमोहन सिंह जी को अपॉइंट किया फाइनेंस मिनिस्टर। जो नई गवर्नमेंट बनी अब मनमोहन सिंह जी एंड पीएम पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए। किसके लिए? कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाए कंट्री में, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को कम किया जाए। किसके वजह से? फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम किया जाए। क्या किया जाए? कम किया जाए। ऐसा नहीं कि फिस्कल डेफिसिट को सीधे या फिस्कल डेट को ख़त्म किया जाए। फिस्कल कंसोलिडेशन होता है कि उसको कम किया जाए। किसको? फिस्कल डेट जो है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। एंड टैक्सेशन में कुछ चेंजेस लाई, रिफॉर्म्स लाई। किसने? ये पीएम नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने। एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हमारे मनमोहन सिंह जी। उसके बाद अर्जेंट स्टेप्स जो उठाए इन्होंने, इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए इस गवर्नमेंट ने। एज ए रिजल्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेजर्स प्रपोज्ड टू बी पुट इन प्लेस, द कंट्री वाज एबल टू रेज फंड्स फ्रॉम IMF एंड अदर एड एजेंसीज। कहते हैं जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने, तो कंट्री उस टाइम फिर कंट्री इस काबिल हो गई कि उसको क्या मिले? फंड मिले। किससे? IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उससे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो अपनी मेंबर कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करती है जब उनकी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो, जब उनकी इकोनॉमी क्या हो? अनस्टेबल हो। तो इंटरनेशनल IMF और वर्ल्ड बैंक को ट्विन्स कहा जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम का, ब्रेटन वुड्स का। उसके बाद हमारी होती है क्या? रिफॉर्म्स की जनरेशन शुरू, कि जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू होती है। फर्स्ट जनरेशन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की स्टार्ट हुई थी हमारी कब? 1991 टू 2000। 1991 टू 2000, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें आई जो है, इसमें क्या हुआ इस दौर में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर्स लिए। पहली जनरेशन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हुई थी, स्टार्ट हुई थी, उसमें क्या हुआ कि इंक्लूडेड ऑल दोज इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, किस लिए ली उन्होंने? कि एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट किया जाए। कहता है कि एग्रीगेट डिमांड को क्या किया जाए? बूस्ट किया जाए। एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट किया जाए। इंक्रीज द परचेजिंग पावर पैरिटी। अच्छा, तो फिर क्या था कि परचेजिंग पावर पैरिटी को भी बढ़ाया जाए। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसको, वो क्या है? ये हमारा, इसको हम कहेंगे कि इससे हम जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है कंपेयर कर सकते हैं। या इससे हम एक कंट्री की लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंट्री के। जितनी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो उतना लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो परचेजिंग पावर पैरिटी को बढ़ाने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए। देन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट कम थी उस टाइम, तो कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करी पहली जनरेशन जो आई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। देन फिर क्या था? स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लाए। कैसे? इंक्लूडेड ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। कहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट करी जिससे क्या हो कि एग्रीगेट सप्लाई जो है गुड्स एंड सर्विसेज को कि वो बढ़े। देन प्रोडक्शन भी बढ़े एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। फिर था प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स को भी क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए। अब कैसे
प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया जाए, वो था कि लिबरलाइज किया जाए इनको। दिस इंक्लूड्स लिबरलाइजिंग पॉलिसी डिसीजन। लिबरलाइज क्या होता है कि फ्री छोड़ देना। किसको फ्री छोड़ देना? अब हम देखेंगे कि किसको फ्री छोड़ा इन्होंने इधर, कि डीलाइसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी वाज एबॉलिश्ड। कहता है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो को वो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, कि जो लाइसेंस सिस्टम था उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। जब उसको ख़त्म कर दिया तो ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए, किसको मिली? प्राइवेट सेक्टर्स को। प्राइवेट सेक्टर्स को क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये जो एबॉलिश किया था लाइसेंसिंग सिस्टम, ये हर एक उस इंडस्ट्री के लिए किया था, एक्सेप्ट लेकिन जो शॉर्ट लिस्टेड थी 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो किसमें इन्वॉल्व थी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी फैक्टर्स में, जिसमें क्या होता था, कंजप्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग कंजप्शन आइटम्स जो प्रोड्यूस करती थी इंडस्ट्रीज, उनके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम एबॉलिश नहीं किया था, बट दूसरी सब इंडस्ट्रीज़ में क्या कर दिया, लाइसेंसिंग सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो प्राइवेट सेक्टर थे या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी उनको, या प्राइवेट सेक्टर को क्या हुआ, उनको मौका मिला कि वो इन्वेस्ट कर सके मार्केट में। देन एबोलिशन ऑफ MRTP लिमिट, कहते जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, विच केम इनटू फोर्स कब आया था, 1970s में। हैड ओवर ईयर हैम्पर्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कहता है कि इसने भी क्या कर दिया था, जो इंडस्ट्रियल की ग्रोथ को है उसमें रुकावटें पैदा कर दी थी। देन ये फिर इम्प्लीमेंट हुआ था मे बी 2002 में, 2002 में फिर ये री इम्प्लीमेंट हुआ था, कौन, MRTP लिमिटेड एक्ट। उसके बाद आता है हमारा सिंप्लीफाइंग इन्वायरमेंटल लॉज, कहता है फिर कुछ लॉज सिंप्लीफाई करे, किसके लिए, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ लॉज जो है सिंप्लीफाई करे इसने गवर्नमेंट में। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स हुई, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ, डिस इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोराइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू मेक देम प्रॉफिटेबल एंड एफिशिएंट, कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, कहते हैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा शुरू हो गई पब्लिक सेक्टर्स में, किसकी, दूसरे मतलब प्राइवेट पर्सन भी अब क्या हो, पब्लिक सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई। क्योंकि ये क्यों करा इन्होंने, ये इसलिए करा कि जो ये क्या हो, उनके लिए प्रॉफिटेबल हो और प्रॉफिट उनसे क्या हो, इनकम रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने क्या होगा, रिटर्न्स मिलेंगे। फिर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थी, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स का क्या था, उसमें कोई एबोलिशिंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या थी, इंपोर्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हमारी क्या आती हैं, जैसे हमारे टैरिफ आ गए, टैरिफ कोटाज जो लगती है हमारे किस पे, इंपोर्ट्स पे, उनको ख़त्म कर दिया। फुल अच्छा, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दिया, कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दिया, और ये जो है रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी किस पे, इंपोर्ट्स पे। ये थी रिफॉर्म्स जो हमारी एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स थी। तो इस टैक्स रिफॉर्म्स आई, फाइनेंशियल, इसमें हाँ इसमें टैक्स रिफॉर्म्स भी आई थी। फिर ये आई थी फेमा जिसने रिप्लेस किया था फेरा को, जैसे फेमा हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो भी इसी के दौर में आई थी, तो उसने रिप्लेस किया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो था फेरा को उसने रिप्लेस करा था। तो कमांड ऑफ इकोनॉमी जो थी टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर, कह रहा पहले जो थी कमांड इकोनॉमी में वो किसकी थी, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी इकोनॉमी को। लेकिन अब क्या हुआ, इन रिफॉर्म्स के बाद जो है सारी कमांड जो है किसके पे चली गई, मार्केट पे चली गई। और
किस पे, प्राइवेट सेक्टर्स पे, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन दोनों सेक्टर्स पे, चाहे डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर्स हो या फॉरेन हो, उन कमांड जो है मार्केट की इकॉनमी की वो किस पे चलेगी, किसके किन के हाथों में, उनके हाथों में। टू हैव ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर, की उनको ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो किसमें, फ्यूचर में। ये था हमारी फर्स्ट जनरेशन में जो 1991 से 2000 तक रिफॉर्म्स आई थी। बाकी हमारी जो एलपीजी आई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी उसमें। देन हमारा सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स शुरू हुई 2000 से 2001 से एक के बाद जो है हमारी क्या हुई, दूसरी जनरेशन शुरू हुई किनकी, रिफॉर्म्स की। इसमें फैक्टर मार्केट क्या थी, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स आई, किसकी रिफॉर्म्स आई, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म। अब क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म, पहले प्राइस कौन सेट करता था, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर थी सारी प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम। लेकिन अब क्या होगा, अब उन्होंने क्या कर दिया, मार्केट पे छोड़ दिया। क्या था, आपके मार्केट जो है प्राइस जो है डिसाइड करेगी। मार्केट में भी कौन, डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, देयर वर मैनी प्रोडक्ट्स इन द इकोनॉमी हुज प्राइसेस वर फिक्स्ड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट विद पेट्रोलियम, शुगर, फर्टिलाइजर, ड्रग्स एक्सेट्रा। कहता है कि काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन पे इकोनॉमी में जिनकी प्राइस जो अभी भी कौन, गवर्नमेंट फिक्स कर रही थी। फिर क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स क्या आई, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स हुई, ये तो मार्केट की थी। दूसरी जनरेशन में पब्लिक सेक्टर्स के रिलेटेड भी रिफॉर्म्स आई, जैसे सेकंड जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर स्पेशली एम्फसाइजेस। अच्छा, किस पे जोर दिया इन्होंने ज़्यादा, इन्होंने दिया फंक्शनल ऑटोनॉमी। कहता कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, खुद ऑटोनॉमी होगी इसमें मार्केट में। अच्छा, टू द कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल टाई अप, ग्रीनफील्ड वेंचर्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। अच्छा, क्या हुआ कि जब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि उन्होंने ज़्यादा जोर किस पे दिया, फंक्शनल ऑटोनॉमी पे। अच्छा, फ्री लेवरेज टू कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल टाई अप, ग्रीनफील्ड वेंचर्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट पे। क्रिटिकल एरियाज कौन कौन से थे उस टाइम, जैसे हमारा पावर, रोड, टेलीकॉम सेक्टर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, दीज आर हैव बीन डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट एज क्रिटिकल एरिया। इन पे ज़्यादा फोकस करा किसमें, दूसरी जनरेशन जो आई किसकी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जो 2000 से ऑनवर्ड रही। अब थर्ड जनरेशन जो थी, इसमें क्या होगी, अनाउंसमेंट ऑफ थर्ड जनरेशन 5 ईयर रिफॉर्म्स वर मेड alongside लॉन्चिंग ऑफ द 10th प्लान। 10th प्लान कब आया था, 10th प्लान आया था हमारा 2002 से लेकर 2000, 10th 5 ईयर प्लान। तो इसमें ज़्यादा उस टाइम कौन, किसकी गवर्नमेंट थी, उस टाइम गवर्नमेंट थी हमारी अटल जी की, बीजेपी की सरकार थी। कब, जब हमारा 10th प्लान आया था। क्या आया था, जब हमारा 10th प्लान आया था तो किसकी सरकार थी, बीजेपी की, अटल जी की गवर्नमेंट थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। तो फिर क्या हुआ, जो अनाउंसमेंट हुई थर्ड जनरेशन की वो हुई थी जब 10th 5 ईयर प्लान आया था 2002 से 2007 तक। दिस जनरेशन रिफॉर्म कमिट्स टू काज अ फुली फंक्शनल पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको क्या हुआ, फुली फंक्शन करने, मतलब फुली वो फंक्शन करेंगे, मतलब अच्छे से पंचायती सिस्टम से ही शुरू हो गए। जो बेनिफिट्स मिलेंगे रिफॉर्म्स के वो क्या होंगे, वो हर एक ग्रास रूट तक पहुँचे। तो ग्रास रूट एक सिस्टम का ग्रास रूट क्या है, एक पंचायत से ही शुरू होगा। जो रिफॉर्म्स होंगे या रिफॉर्म्स के जो बेनिफिट होंगे वो सबको पंचायत से शुरू होके पूरे स्टेप बाय स्टेप होंगे। देन क्या होगा, एम्फसाइज इंक्लूसिव ग्रोथ रेट एंड डेवलपमेंट। क्या तो फिर क्या होगा,
डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अच्छे से होगी, किसकी, कंट्री की। यह थी थर्ड जनरेशन की रिफॉर्म्स। अब आते हैं हम फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स पे। सम एक्सपर्ट्स कॉइन दिस टर्म this generation of reforms in 2002, entailing fully information technology enabled reforms and conceptualization two-way connection, the economic reforms and information technology, each reinforcing the others। कहता है अब जो फोर्थ जनरेशन की रिफॉर्म्स है उसमें ज़्यादा फोकस किस पे किया, उस पर किस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा चेंजेस लाए कि इकॉनमी में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट लाई जाए, जिससे क्या हो कि टेक्नोलॉजी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हेल्प करे, कंसेप्चुलाइज करे और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे। देन आ गया हमारा उसके बाद से लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होगा, लिबरलाइजेशन हो गया हमारा क्या कि टर्म लिबरलाइजेशन इज़ यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कहता है कि ये डायरेक्शन की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे लानी है, कौन सी पॉलिसीज़ लानी है, विद डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट। कहते हैं स्टेट्स का जो इन्फ्लुएंस था पहले, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट मार्केट्स जो थी किसके अंडर थी, कंट्रोल के अंडर थी, गवर्नमेंट के। देन जब लिबरलाइजेशन हुई, लिबरलाइजेशन में क्या कर दिया, फ्री मार्केट्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं रखी। स्टेट्स आर द प्लान एंड कमांड इकॉनमी एंड इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्री मार्केट। कहते हैं मार्केट जो है जो क्या कर दिया, फ्री कर दिया, किसकी वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से। अंडर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ 1991 देयर वर चेंजेस इन फॉलोइंग एरियाज। कुछ एरियाज में क्या क्या चेंजेस लाई, क्या क्या रिफॉर्म्स आई लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 में, वो हम नीचे डिस्कस करते हैं। जैसे लाइसेंसिंग एंड प्रोसीजर्स। कहते हैं कि लाइसेंसिंग पर्टिकुलर जो कंजप्शन इंडस्ट्रीज़ थी, कंजप्शन आइटम्स इंडस्ट्रीज़ थी, एसेंशियल कंजप्शन इंडस्ट्रीज़, उनके लिए लाइसेंसेस का सिस्टम रखा, बाकी लाइसेंस एबॉलिश कर दिया। इंपोर्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जाने लगी, फिर मतलब उसमें रिफॉर्म्स लाई, चेंज लाई। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स कपल्ड विद रीजनेबल रेट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कैपिटल गुड्स जो हैं, जैसे हमारी मशीनरी वगैरह इंपोर्ट होने लगी कि उससे भी हमारी क्या इकॉनमी बूस्ट हो सकती है थी, इसलिए कैपिटल बूस्ट, ये कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए जाने लगे बाहर से। देन हमारे प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। कैसे, कहते हैं कि अब प्रोटेक्शन कैसे मिली हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल कंपटीशन से, वो मिली हमारे कैसे, इंटरनेशनल कंपटीशन थ्रू क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एज वेल एज हाई टैरिफ्स। कहते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगी किस पे, इंपोर्ट्स पे। कौन कौन सी, जैसे हमारे टैरिफ्स, कोटाज, ये हमारे इंपोर्ट्स पे लगती है रिस्ट्रिक्शंस। तो जब इंपोर्ट हमारा कम होगा, जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, सपोज अगर हम कोई एक जैकेट डोमेस्टिकली कोई इंडस्ट्री उसको प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी क्या है, उसकी डिमांड कम है। क्यों, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमें सस्ती मिल रही है, तो जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो सस्ती मिल रही है, तो यहाँ क्या उसकी क्या होगी, बाहर वाली उसकी डिमांड जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोड्यूस्ड जैकेट्स हैं। तो अगर हम इंपोर्ट ही करना कम कर दें, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि इंपोर्ट हमारा कम हो, तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या होंगी, वो बूस्ट कर जाएंगी। कैसे, क्योंकि जो डिमांड हम फॉरेन जैकेट के लिए या फॉरेन इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए करते थे, वो हम किसके लिए करेंगे, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनके लिए करेंगे। देन हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ क्या होंगी, वो बूस्ट हो जाएंगी। बूस्ट कैसे होंगी, जब उनके डिमांड ज़्यादा जाएगी तो फिर वो सप्लाई कर भी ज़्यादा करेंगे। इससे क्या होगी, हमारी इकॉनमी जो है वो फिर उस किस पे, स्टेबिलिटी
पे आ जाएगी या स्टेबल ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये था हमारा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो, एंड इसमें हमने लिबरलाइजेशन का थोड़ा सा डिस्कस किया। उसके बाद हम प्राइवेट